नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ के खास कार्यक्रम सत्संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे होंगे, आज हम एक बड़ा ही खास मुद्दा जो कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर बातचीत करने के ऊपर बैठे हैं। इस सारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, जय आपका माता स्वागत दी है। रवीश। जय माता दी सर। सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से जेनज़ी को बरगलाना या भड़काने की जो साजिशें हैं, हमने देखा कि काफ़ी देशों में वो सफल रही, हमारे पड़ोसी देशों में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़े गैप्स हैं, उन गैप्स के थ्रू मुझे लगता है कि क्या कोई कोशिश हमारा दुश्मन कर सकता है इसके थ्रू कर रहा इन्वेड है करने रवीश, की। गैप्स नहीं है। देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से ओपनली कहने वाला हूँ। सभी पेरेंट्स को चाहिए आज जो मैं कहने वाला हूँ उसको सुने और समझे। जो ऐसे आपने कह दिया गैप्स है, देखिए आप एक नॉर्मल इंसान हैं, अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, आप पत्रकारिता करते हैं, उठते बैठते हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको एजुकेटर तो नहीं बना सकती ना रवीश। आप किसी को फॉर्मलाइज तरीके से कोच नहीं कर सकते हो, आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते हो, आप किसी के कैरियर गाइडेंस कोच नहीं बन सकते हो। इसके बनने का एक प्रोसेस है, आचार्य बनने का एक तरीका है। भारत में इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं कि भारत इवॉल्व हो रहा है और अपनी सिविलाइजेशनल की आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, जो पिछले 70 सालों में नहीं गया। और उसको जाने में क्या अड़चन आ रही है कि भारत के पास सबसे ज़्यादा यूथ है। मैंने एक पैटर्न आज डिकोड करना है लोगों के सामने। मैं 2002 से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। 2002 विद रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ, बिकॉज शायद ईश्वर की तरफ से मुझे इंटरेस्ट था, मुझे सोच थी, और मैं जुड़ा हुआ था 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ। मैंने बच्चों को सडनली देखा, कुछ लोग उनके आगे पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं जिनको खुद ही नहीं पता होता वो किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कभी भारत में किसी ने रिफाइंड ऑयल की प्रमोशन शुरू की होगी, ठीक है, और लोगों ने खुद ही, जैसे सांबा में हमारे बुजुर्ग रहते थे तो रिफाइंड ऑयल लेने वो सुपर बाजार जम्मू पहुंच जाते थे कि रिफाइंड ऑयल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो एक प्लांटेड प्रोजेक्ट था जिसको बाद में पता लगा और लोग खुद ही उसके मार्केटिंग करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने जब 2002 में अच्छा पढ़ाना शुरू किया, रवीश बड़े अच्छे तेरा रिजल्ट तो खुद भी पीपल कैन सी, मेरे पर रिकॉर्ड हैं सारे। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो सडनली पेरेंट्स और सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, डोप हो रहे हैं। मतलब स्कूलों में या सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, अलग करना है कुछ, मतलब अलग करना है। अलग मतलब होता है कि ऐसे मुझे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वर्ड। आज मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि एक व्यवस्था से यूथ को निकाला गया, क्योंकि डाटा जो था भारत में आज स्टडी करना मॉडर्न वर्ल्ड में शुरू हुए। यूएस एंड वेस्ट जो था, जो जो कंट्रीज़ समुद्रों में तैर के आती थी। मैं जब गोवा गया, मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या कोई भारतीय इस समुंदर से क्रॉस करके किसी को लूटने जाएगा? मैंने कहा नहीं जा सकता। वो लोग कितने लालची हैं, पैसे के कितने भूखे हैं, दौलत के कितने भूखे हैं, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतने गहरे समुंदर पैसिफिक से निकल के कहाँ कहाँ से क्रॉस करके कई बार डूबते थे, मरते थे, फिर जाके वो भारत पहुँचते थे। मतलब भारत को ढूंढने में वो वेस्ट इंडीज़ पहुँच गए। आप समझे बात को। तो वो लोग एक किस्म के शांत थोड़ी बैठे होंगे जब मॉडर्न वर्ल्ड आया, जब डेमोक्रेसी आती है और आस्ता आस्ता लोगों को लगता है कि भाई मोनार्की गलत है। सबसे ज़्यादा मोनार्की धोनी की थी जो कॉलोनीज बना रहे थे, इंपीरियलिस्ट पावर्स थी। इंपीरियलिज्म चैप्टर ही मुझे लगता है 9th-10th की क्लासों से ख़त्म कर दिया हिस्ट्री से, कि सबसे बड़ा खतरनाक थे वो लोग जो इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के थे, खुद मिरलिस्ट माइंडसेट के थे, और यहाँ पे आके राजाओं को बोला मोनार्की है। आप समझो बात को। अब वो क्या शांत बैठे होंगे जब उनको ये पता लगा कि हम ही टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हमने ही ऐसी साइंस ले आनी है कि यहाँ बैठा आदमी न्यूयॉर्क भी देख लेगा, पूरे भारत के लोग, चाइना के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, इस पूरे एशिया के लोग। एशिया सबसे रिच जगह इस मामले में, रिसोर्सेज के मामले में। तो उन्होंने एक प्लान बनाया होगा जो मेरी समझ में आता है कि उन्होंने कहा इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को घुमाओ, लोगों को सिस्टम से बाहर निकालो। मतलब आपके हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पहले पैकेजेस का लालच दिया गया। कैसे? एक बच्चा सुंदर पिचाई की अगर हम बात करें, उसको मेटलर्जी में आईआईटी की डिग्री की, उसकी रिसर्च की एक्सपर्टीज़ थी मेटलर्जी में। भारत को भी ज़रूरत है और देश को भी ज़रूरत थी, लेकिन उसको लालच दिया गया तो आईटी में आ जा।
अब उसने डिग्री नहीं की थी ना 4 साल आईटी की, कंप्यूटर्स की, साइंस की, तो उसकी कॉमन सेंस के ऊपर उसको उठा लिया और उसको उसकी फील्ड से आगे पीछे ले गए। तो जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकता था रिसर्च में वो नहीं की उसने। उसने अल्फ़ाबेट बनाई, उसने गूगल को बोला भैया मेरी कॉमन सेंस कहती है कि तुम्हारे पास एक अपना क्या होना चाहिए जिसके अंदर हम, जैसे वो पहले नेटफ्लिक्स नेट स्पेस वगैरह होता था ना, क्या बोलते हैं ब्राउजर। ब्राउज़र। उसने गूगल को बोला तुम लोगों के ब्राउज़र पे काम का अपना ब्राउज़र बनाओ। Chrome। इसी से और फिर जब उनके ऊपर कुछ केसेस पड़े, सुंदर पिचाई ने बोला मैं लॉयल एम्प्लॉय, इंडियन था, भारतीय था, उसने कहा मैं देखता हूँ, तो उसको बना दिया। पूरे देश में सुंदर पिचाई का नाम चल रहा है। बट मेरा एक सवाल था, क्या वो आईआईटी से कंप्यूटर ग्रेजुएट था? नहीं था। एक सवाल। दूसरा, अब हमारी इसरो ने मेहनत की, उन साइंटिस्ट्स ने की जो आईआईटी से उस टाइम निकले जब आईआईटी में एडमिशन का प्रोसेस ये था ही नहीं। ठीक। फिर एक 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 परसेप्शन थी हमारी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पटेल जी ने जब कहा, मैंने उसके ऊपर भी काम किया कि भाई कारण क्या हुआ, बच्चे स्कूलों से माँ बाप से दूर जाने लगे। क्यों जाने? 2002 के बाद तो एकदम बाढ़ आ गई ना। फिर मैं कोटा को स्टडी करने लगा तो मुझे पता लगा यार एक बड़ी आने वाले समय में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसको हम छोटे लेवल पे देख तो पा रहे हैं, बट आज समझ आई वो प्लानिंग क्या थी। आपने क्या किया कि जो बच्चे एक नॉर्मल ऑर्गेनिक तरीके से अवेयर होके कहीं पहुंचते थे ना, उनका इस्तेमाल पहले भी किया गया, जेपी आंदोलन में भी स्टूडेंट को यूज़ किया गया अच्छे तरीके से। नहीं तो जेपी आंदोलन होता ही नहीं, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद में आप आ जाओ मंडल कमीशन में। मंडल कमीशन में भी सत्ता परिवर्तन किसके थ्रू किया गया? यूथ को इंस्टिगेट किया गया। ठीक है जी। अब दोबारा से यूथ को फोकस किया गया। इस बार का जो यूथ है ना वो वेल प्लान तरीके से फोकस किया जा रहा है। उसको अपने इंस्टीट्यूशनों से बाहर निकाल के, पेरेंट्स से दूर करके, सिस्टम से दूर करके यूज़ किया जा रहा है। इस बार का खतरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यूथ का नंबर भी ज़्यादा है। रविश, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन। जिस तरीके के अपडेट्स सामने आ रहे हैं, मतलब आप ये देखो, ये तो भारत के संस्कार है, ये उसका डीएनए है कि उसका यूथ इंस्टिगेट नहीं हो रहा। नहीं तो एक एग्ज़ाम जिससे हमने साल के 1 लाख डॉक्टर भारत के सर्व करने के लिए, उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया। और कोचिंग सेंटर के वो टीचर्स जो कि एक्सपोज होने के बाद भी एक किस्म के आप बोलो कि देवर दी मॉब मोबिलाइजर्स, उनको एक डोमेन दिया गया। मतलब एक आदमी कहता है मैं तो भाई बड़े मुफ्त में पढ़ाता हूँ, तो निकलता वो फॉर्चूनर से है। एक आदमी कहता है जी मैं तो बिल्कुल आम आदमी को पढ़ाता था, मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं थी, तो वो 16,000 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी लेके बैठ गया। आप ये सोचो कि ये सारा जो मोबिलाइजेशन हो रहा है रवीश, ये सत्ता के परिवर्तन का एक पूरे का पूरा षड्यंत्र है, भारत की सिविलाइजेशन को रोकने का षड्यंत्र है। आज ही खबर आई लद्दाख में कुछ क्रिश्चियन मशीनरीज बैठे हैं जो कि लद्दाख में बैठ के उसको उसमें संस्कार की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो कि लोकल लैंग्वेजेस है। अब यहाँ से समझो फिर मोरविन वाले आगे कि हम तो भाई 150 साल से लद्दाख में बैठे थे। 150 साल पहले मोरविन मिशन आया था लद्दाख में और कहते जी हम लोगों का मकसद नहीं था कि हम लोग कोई भी कन्वर्जेंस करें, हम तो प्रोस्ट्रेट्स हैं और उसके नीचे इतने सेक्ट्स हैं। मतलब अपने आप के अंदर इतने सेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। आपने भारत के अंदर कोई सेक्ट ही नहीं था ऐसा। भारत में एक व्यवस्था थी जिसको आपने ख़त्म करने के लिए अपने सेट्स लाए और उन सेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो यूथ को जो मोबिलाइज 2002 के बाद मैंने देखा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसको क्लासरूम से बाहर लाया, फिर उसको एम्बिशियस बनाया, फिर उसको एम्बिशियस बना के उसको ऐसे दुनिया में ले गए जहां आपको पता था कि हम सबको बोल रहे हैं आओ हम आपको ले जाते हैं। भाई जम्मू कश्मीर के इंडिया को मिला के भी हमारे पास गवर्नमेंट की सीट्स, गवर्नमेंट के पास लोड लेने के 65,000 सीटें हैं। कितना फॉर्म बनाना चाहिए हमने? कितने लोगों को कहना चाहिए फॉर्म भरने के लिए? एक तरीका होता है ना कि जिस आदमी के पास एलिजिबिलिटी आ रही है, चाहे रिजर्वेशन के साथ हमने रखा था कि 45% बोर्ड में होने चाहिए, 50 होने चाहिए, उसमें आप पेपर दे दो। अब पेपर देने के लिए उसको आपने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, इतना ज़्यादा उसको अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर दी कि वो एक्साइटमेंट हैंडल ही नहीं हो रही अब इनसे। और यही वो चाहते थे कि इंसान मॉब बन जाए। अब ये जो 25 लाख लोग हैं ना, ये मॉब है। इसमें से जो स्टूडेंट अपेयर हो रहा है वो 2.5-3 लाख ही है, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पा रहा है, जो सब्जेक्ट को जानता है, जो आगे जाता है। और मैं हैरान हुआ, मैंने कुछ डॉक्टर्स जो पढ़ रहे हैं उनसे बात की, कह रहे हैं सर आज की डेट में जनाब ऐसी हालत है कि MBBS करने के बाद हम उसको जब इमरजेंसी में लगाते हैं, जब उसकी इंटर्नशिप होती है तो वो MD कर रहा है, चलो अच्छी बात है, MD करता है फिर और कोई कोर्स कर रहा है। मतलब वो सिर्फ पढ़ने के तरफ चल पड़े और एग्जीक्यूशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बात समझ आई? तो ये डॉक्टर कैसे बना रहे हैं हम लोग?
और ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग मॉब क्रिएट कर रहे हैं, और मॉब से बेनिफिट किसको होता है? जो मॉब के साथ बेनिफिशियरीज हैं। तो जैसे मैंने ये देखा कि अब री नीट को लेके सभी मीडिया से, मैं नहीं आना चाहता उस टॉपिक पे क्योंकि मैं उसको और ग्लैमराइज नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पेरेंट्स को अलार्मिंग देना चाहता हूँ कि इस तरीके से पहले भी बातें हुई, पेपर लीक हो गया, पेपर ख़राब हो गया, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, भारत का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। मैं ये बातें कंटिन्यूसली सुन रहा था। नेट जब से हमारा एक्टिवेट हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इनका टारगेट क्या है। मुझे लग रहा था ये कोचिंग सेंटर प्रमोट कर रहे हैं। अब समझ में आया ये तो पूरे का पूरा रजीम चेंज करने के चक्कर में है। तभी तो उनको बुखलाहट हुई, गोलियां चला रहे हैं। दे आर यूजिंग, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इस लेवल पे नहीं गिरती हैं जिस लेवल पे ये यूथ को लेके मोबिलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये यूथ को वो देते हैं जो यूथ को पेरेंट्स मना करते हैं देने में, जो भारत का समाज उसको नहीं देता है, एक्सेस टू एनीथिंग विच इज़ वल्गर। बात समझ में आई ना, कि जो चीज़ पेरेंट मना करेंगे वो पेरेंट्स को बापू बोलना सिखा रहे हैं, मदर का गलत माइंडसेट निकाल रहे हैं। आप ये जाने कि अगर एक मॉब के तौर पे हमारे बच्चे सामने आके खड़े हो जाएंगे, हम उनको ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बीच में आता है पूरी चीज़ें कनेक्टेड है, जितनी व्यवस्था की आई प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर हमें साल के 200 पोस्टें निकलनी हैं यूपीएससी के अंदर, आईएएस की, आईपीएस की, हम लोग 10-12 लाख बंदे से फॉर्म भरा रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं 9,99,000 या 9,99,000 कितने, लगभग खत्म ही, रिजेक्शन है। और सिलेक्शन कर रहे हैं तो सपने बेच रहे हैं या हम उनको मॉब। अब वो 9 लाख का मॉब है जो किसको हिट करता है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कहा गया है, वो बोलता है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। बट मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है क्योंकि हमने अपने आप पे काम किया। हम कहते हैं सही सही है, गलत गलत है। तो जो वो रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन कौन भुगत रहा है? भारत का समाज। 10 लाख बच्चा रिजेक्ट होके आ रहा है यूपीएससी से, हर साल निकल रहा है, फिर वो ट्राई मार रहा है, फिर निकल रहा है। नीट से 20-30 लाख बच्चा, 20 लाख बच्चा रिजेक्ट हो रहा है, 10 लाख यही से। इन 3 मेजर एग्जाम्स को जो सेंट्रलाइज कराया गया गवर्नमेंट को डोप करके या गवर्नमेंट में बैठी हुई पॉलिसियों को बना के, तो 40 लाख का मॉब भारत के अगेंस्ट यूज करने के लिए खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। भारत अभी इवॉल्व हो रहा है, भारत के यूथ उसकी पावर है, उसको जेनजी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमारे भारत में युवा के लिए वर्ड है युवा, परोड़ के लिए परोड़। 4 हमारी व्यवस्थाएं हैं भारत की संस्कृति में। बचपन होता है, युवा होता है, उसके बाद उसने जाना है वानप्रस्थ में जाना है, फिर ब्रह्मचर्य में जाना है। मतलब पहले वो ब्रह्मचारी होता है, फिर वो जाता है ग्रस्त, फिर बनता है वो वानप्रस्थ, फिर लेता है संन्यास। तो युवा जो भारत का है वो ही तो ताकत है भारत की। हर समय में युवा युवा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, उसके अंदर ताकत। आज भारत की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की जो कोशिश की जा रही है अपने पॉलिटिकल स्कोर्स पूरे करने के लिए, ये बहुत अलार्मिंग है। और इसके ऊपर हम जैसे लोगों को बात करनी चाहिए और फैमिलीज को घरों में देखना चाहिए हमारा यूथ क्या कर रहा है। मतलब आप मुझे बताओ, नीट को इतना हैवी ग्लैमराइज करने का ही कारण है कि बच्चे जान ले रहे हैं। लीक नहीं होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट जब एक मेहनत आप एक्सरसाइज करोगे, क्यों आपने इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की इस तरीके की? किसने आपको कहा? मैं लिस्ट बना सकता हूं, ये सारी कारकर्दगी उन लोगों की है जो इस टाइम आयरन फ्रेम था ना जो भारत का, वही भारत की आज कमजोरी बन गया। क्योंकि उसको इतना आयरन बना दिया कि वो जितनों को मारे, जितनों को खाए, जितनी स्कीमें बेड़ा गर्क करे, भारत के यूथ को सड़कों पे लाए, वो इम्यून है। और सारी गाली दे दो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको फिर 5 साल में जाना है, और जिसने जाना ही नहीं है लॉबी ने, वो हर जगह पे बैठ रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है जब मेरे को ये पता लगा कि जिस आदमी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत खाई, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो फिर दोबारा रीइंस्टेट हो गया जॉब पे। कौन लोग हैं ये? तो वही लोग हैं जो आज यूथ को आइकॉन्स बन के, रीलें निकालो ना, 10 में से 15 रीलें आती हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं। और ये यूथ का, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई। साउथ से भी इसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया गया, जो साउथ आज आइडियोलॉजी और भारत में बिलीव ही नहीं करता। अब जाके थोड़ा सुधार हुआ, वहाँ से भी ग्लैमराइज किया गया, सेंट्रल इंडिया से भी ग्लैमराइज किया गया। बट जहाँ जहाँ पे आपको भारत की सिविलाइजेशन के अगेंस्ट काम करने वाले थॉट्स मिलते हैं ना रवीश, वहाँ वहाँ पे आपको ये चीज़ें सेंट्रलाइज मिलेंगी। और हमें ये नहीं पता लगा 2002 में कि हम भी इन लाइन विद भारत सिविलाइजेशन काम कर रहे थे, तो हमारे को भी उस तरीके से ये लोग टारगेट कर रहे थे, हमें पता नहीं लगा कभी। आज समझ आ रही है कि यार हम तो बच्चों को पढ़ा के रिजल्ट भी दे रहे थे, फिर भी हम लोग क्यों पीछे रह गए इन लोगों की रेस में? बिकॉज इनको रिजल्ट नहीं चाहिए था, इनको गुमराह हुए बच्चे चाहिए।
इनको पेरेंट्स के खिलाफ हुए बच्चे चाहिए, इनको देश को गाली निकालने वाले बच्चे चाहिए, देश के नुक्स निकालने वाले बच्चे चाहिए। जितनी खूबसूरत चीज़ आएगी उसके खिलाफ बात करेंगे। अग्निवीर से हम लोग ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पा रहे थे और ज़्यादा लोग फिट हो रहे थे, ज़्यादा लोग वॉर रेडी हो रहे थे ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीज बिकॉज द स्पैन वॉज शॉर्टर। ये चीज़ें कितनी कंट्रियों में चल रही हैं, लेकिन जैसे आए खान साहब ने युवा को अगेंस्ट कर दिया। इसी तरह जब हम मेडिकल की प्रोफेशन की तैयारी की बात करें, उसको इस तरीके से ग्लैमराइज कर दिया गया है कि एक बच्चे को पूछो ना क्या करना है, वो बोलता है डॉक्टर बनना है, मैं नीट करना है। बच्चे को लोग क्या करना है, मैं जेई करना है। आपने एक बच्चे को इतना एक्साइट कर दिया है यूथ को हमारे, कि अगर कोई भी उससे वो चीज़ लेता है ना, मना करता है, उसके खिलाफ हो जाता है वो मॉब। तो मॉब की तो बुद्धि होती नहीं है, ये मेरा कहना था। आप क्या कहते हो? बिल्कुल, देखिए मैंने शुरुआत की गैप्स की। मैंने कहा गैप्स दो तरीके के गैप्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इसमें। पहला गैप ये है कि जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा एनईपी के तहत भी जो सिस्टम है, आप 12वीं तक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन अचानक से एक ऐसा एग्जाम नीट या जेई की बात करें, एक ऐसा एग्जाम आ जाता है कि जिससे वो इरेलीवेंट हो जाता है 12th का सारा। ये पहला गैप हो गया। नहीं, इरेलीवेंट नहीं होता, सिलेबस सेम होता है। सिलेबस की बात नहीं, पैटर्न बदल जाता है। जो एमसीक्यू बेस ले आते हैं, न्यूमेरिकल बेस ले आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो उसने 10वीं का एग्जाम पास किया, 11वीं का मेहनत की, उसको हम इरेलीवेंट कर देते। ये एक गैप हो गया। दूसरा गैप नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से, कि हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक फॉर एग्जांपल होती है, कोई उसमें एक गलत तस्वीर आ जाती है, कोई किसी धर्म के विपरीत आ जाए, या कोई इतना बवाल उठ जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम वो जो तस्वीर है बच्चे को दिखाने वाले और बच्चे को समझाने वाले हैं उसके बारे में, इतनी स्क्रूटनी है सिलेबस की। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर दुनिया भर का पैसा लगा हुआ है, चीन का लगा है, अमेरिका का लगा, हमें नहीं पता किस किस का पैसा लगा है, और वो एक बंद कमरे के अंदर विदाउट एनीथिंग पढ़ा रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं युवा के। एक और पैटर्न देखो, अब आप जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना लोग बातें, वो चाइना के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, वो हम आप समझे बात को। पहले अमेरिकन एक एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हो रही थी, अब चाइना के। इन दोनों कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम जो था, ये भारत से अभी इन्फेंसी में है इनका। भारत का मैच्योर है। हमें भारत के सिस्टम को वापस लाना था, जिसकी कोशिश करने की शुरुआत की गई। ये कह रहे हैं नोमैटिक टाइम ले रहे हैं। कौन सा नोमैटिक टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग? आज की डेट में अगर इसरो में 10 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है? क्या वो किसी और जगह से पढ़ के आए हैं? उनके डीएनए में आज वही है। एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट की बात कर रहा हूँ कि कोई जो हमारे दोस्त मित्र हैं मीडिया वाले, या हम भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जियो पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। कोई कितना भी पैसा दे रहे, जंगों में कितना पैसा लग रहा है कि नहीं। अब देखिए, कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके समझिए कि 30 लाख 40 लाख युवा है, पढ़ रहे हैं उसके पास, 5 साल के लिए, क्या उसमें कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि वो इस तरीके से ट्रेन करे युवा को, 29 लाख युवा को, कि वो कल को देश को गलत समझे, जो कि अभी देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है। तो मुझे बताइए कि हम अभी काकरोच बोलना, अगर ये नहीं है, खुश हो रहा है, ये गैप नहीं है क्या? ये गैप नहीं है? आपने गैप नहीं छोड़ा, आप कहीं भी भेज रहे बच्चे को। गैप ये है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हमारे भारत में शुरू हो गई है, वो ये है, confusion है between the people those who are in power and the people those who are seeing them। हमें किसी को भी अनऑडिटेड नहीं रखना था, किसी को इम्यून नहीं करना था। आज की डेट में पॉलिटिकल लड़ाइयों की वजह से ना, जो साइलेंटली बेनिफिट ले रहे हैं ना, वो है ब्यूरोक्रेसी क्लास। ठीक, कई लोगों को मेरी बात को समझ आने में दिक्कत होगी, इसीलिए इस एग्ज़ाम को लेके ग्लैमराइज हो चुका है। किसी तरीके से ब्यूरोक्रेट बन जाओ, आपको ना पॉलिटिकल कुछ कर सकता है ना कुछ। और उसके बाद क्या होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स अगर 10 लाख रुपया लेते पकड़े जा रहे हैं, है ना, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि 10 करोड़ के लिए, देश के लिए वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनेंगे? और वो चीज़ें जो हैं वो मुझे अलार्म दे रही हैं कि हम लोग रिजेक्शन वाले बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, दुखी बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, और फिर वो दुखी युवा भारत को आगे लेके जाने की बात करेगा। जो 40 लाख युवा हर साल रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है? क्योंकि उसको रिजेक्ट कराया जा रहा है, उसकी इंसल्ट की जा रही है, उसको बोला जा रहा है तू भी बन, तू भी बन, तू भी बन। पहले देखना है कि क्या वो बनने के लिए खुद तैयार है। उसको ये भी पता है कि नीट करके मैंने करना क्या है, मैंने जेई करके करना क्या है, मैंने वो। फिर एक तरफ एक मॉब है, जब वो जेई करके बाहर आता है, इस डिग्री की तो वैल्यू नहीं। एमबीबीएस करने वाले बच्चे मेरे पास आके कुछ बोले, सर हमें ये बताओ हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे बनाए। उनके अंदर पैशन नहीं था डॉक्टर बनने का, मतलब डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि हम लोगों ने पैसे कैसे कमाने हैं।
अभी एक पेशेंट आए थे किडनी के, मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरा काम है सोच विचार करना, कह रहे थे जी इंजेक्शन पे लिखा हुआ तो 5700 आयरन का, और होलसेल में वो मुझे 400 रुपये का मिल रहा है। रवीश, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तभी मैंने कहा अलार्मिंग है सिचुएशन। हमारे युवाओं को भटकाया जा रहा है। कैपिटल सिटीज़ में तो चलो फिर भी माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो हमारे गाँव के बच्चे हैं ना, उनकी जो आज पोजीशन है ना रवीश, दे आर नाइदर रेडी टू लर्न, नाइदर दे आर हैविंग द नॉलेज। ना वो अब सीखना चाहते हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं। वो किसी खुशफहमी में घुमा दिए गए हैं और वो उसी खुशफहमी से निकल रहे हैं। तभी आज जो इनकाउंटर हुआ जहाँ पे वो गोलियां मारी गई, क्या कारण था? क्राइम बढ़ने का। क्योंकि सपने जो है ना वो इंसान को लालची बनाते हैं और ख़राब करते हैं। रियलिस्टिक होना पड़ता है। तो मुझे अलार्मिंग लग रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसका बेनिफिट ले रही हैं। पाकिस्तान तो आगे तैयार बैठा है, रिवोल्ट करने की कोशिश की जा रही है। कारण क्या है? इतनी हू एंड क्राई क्यों मचाई गई यहाँ पे? कारण क्या है? पहली बार भारत के अंदर ऐसी सरकारें आ चुकी हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस भारत की सिविलाइजेशन के ऊपर इस भारत को खड़ा कर रहा है। बात समझ में आई ना? आज हमारा सेंसेक्स फिर ऊपर चला गया, आज फिर हमारी मार्केट स्टेबल हो गई। एनएससी का बॉन्ड आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, 30,000 रुपये की करोड़ की उसकी वैल्यूएशन पड़ती है। छोटी बात है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करने के बजाय नीट रीट की बात हो रही है। और उस वजह से टेंशन ये है कि जो ये मॉब हमारे बच्चों को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की जा रही है, इसका ये इस्तेमाल क्या करेंगे? डर ये लग रहा है। डर ये लग रहा है क्योंकि ये इसका इस्तेमाल करके कहीं भारत को नुकसान देने से पहले भारत के युवा को नुकसान ना दे दें। मुझे ये डर लगा रहा है। मुझे आई एम नॉट एबल टू स्लीप इन नाइट्स कि ये जिस तरीके से मॉब करे, परसों जब पेपर होगा मुझे ये टेंशन है ये किस किस्म की बातें करेंगे बच्चों के साथ। इतनी ज़्यादा उसको हाइप देने की मतलब ही नहीं था। बच्चा पास होता है, फेल होता है, डिस्कशन होती है, ख़त्म होता है, इतनी हाइप दे देनी। आज तो एक बहुत बड़े नेता इस पे बात करने आ गए और इतने चैनल्स आ चुके हैं। मुझे लगता है भारत की एजेंसियों को इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। खाली खान सर और बिनव सर नहीं है, पूरी लॉबी है बहुत बड़ी जहाँ से ये रूट हो रहा है, एजुकेशन की लॉबी। और एजुकेशन ही है जो यूथ के साथ कनेक्ट करती है, एजुकेशन ही है जो यूथ को साथ आगे लेती है। पहले कहते हैं जी पढ़ाई नहीं है, फिर कहते हैं पढ़ भी लोगे नौकरी नहीं है। नौकरी कर रहे होंगे तो ये नौकरी है कोई? अपना काम करो। आप बताओ ना किस तरीके का ये एक कन्फ्यूजन, और वो कन्फ्यूजन किस उम्र में हो रही है जब उसमें ताकत है। तो वो ताकत इस्तेमाल किधर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमने आज बात करने की कोशिश की। तो भी मैं चाहता हूं कि इनका पार्ट है, यू आर आल्सो बिल्कुल। मैं शुड आल्सो टेल पीपल क्या करना चाहिए। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये एक तरीके से एक टाइम बम की तरह काम कर रहा है, जो ये सारा एजुकेशन सिस्टम में जो कोचिंग का माफिया घुस चुका है। क्योंकि अब तो देख लिया, हम तो बार बार बोल रहे थे कि माफिया बनता जा रहा है, अब तो गोलियां चलती हुई भी दिख गई। दिग्गज लोग थे वो, उनको बड़ा ही वो फ्री में कहते थे हम पढ़ाते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें कहते थे, वो गोलियां चला रहे हैं, उनके आसपास गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, नेपाल में जाके आदमी मर रहा है। इसके अलावा जो नीट और जेई, देखिए मेरा दिक्कत ये है कि जब आप किसी भी चीज को ब्रांड नेम देते हैं, कॉर्पोरेट कैसे चलते हैं, पेप्सी कोला बनाया, पेप्सी बनाया, नाम बनाया, बिका। कोका कोला नाम बनता है, बिकता है। जैसे आप नीट जेई नाम दे देते हैं ना चीज को, वो बिकना शुरू हो जाता है। और बेचता कौन है? ये ट्यूशन सेंटर वाले। अब देखिए, ये तो है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा राष्ट्र स्तर पे सिक्योरिटी लेवल का प्रॉब्लम भी है ये, कि आप हमारी जनता को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, सरकार की उसके ऊपर गिरफ्त नहीं है। कि देखिए चलो ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर था, वो उसने 45 मिनट्स तो सही पढ़ाया, लेकिन 15 मिनट कुछ इस तरीके का लेफ्टिस्ट टाइप चीजें समझाई या एंटी नेशनल टाइप चीजें समझाई। एक बच्चे का माइंड होता है वो एक कोमल गधे की तरह होता है। मैं ये सुन के हैरान हुआ, लद्दाख में महाराजा गुलाब सिंह पहुंचे 1834 में, तो आज वो बोल रहा है जी हम तो बाइबल सिखाने के लिए 150 साल पहले आ गए थे। और कौन लोग आए थे? जो कन्वर्ट करना चाहते थे। किनको? जो लोग वहाँ पे कल्चर के साथ चल रहे हैं। बेसिकली इसके ऊपर मुझे ये कहना है कि जो लोग खुद नोमैडिक थे ना, उनको जब एक रिलीजन मिला ना, उनको लगा हमें पता नहीं क्या अच्छी चीज़ मिल गई, हम सबको बांटते हैं जाके। उनको ये नहीं पता था कि भारत में, एशिया में ऑलरेडी इनके पास एक अपना फेथ सिस्टम है। हमने उनको कन्वर्ट करने, हमें एक ज़रूरत थी, आप रहो उधर ही करते रहो। लेकिन उधर जैसे कि इसके थ्रू बिजनेस करेंगे, इसके थ्रू पॉलिटिक्स करेंगे, इसके थ्रू वीविंग सिखा रहे हैं। भाई साहब आप वीविंग सिखाओगे? सिल्क भारत की कब से चल रही है? चाइना में सिल्क कब से चल रही है? आज थोड़ी बनना शुरू हुई।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक विजन की तरफ जा रही है। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, भारत के लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हो। भारत ने उम्मीद रखी, भारत आगे बढ़ा, भारत पॉजिटिव हुआ तो भारत आगे बढ़ा। आज भी हमें अपने बच्चों को पॉजिटिव बना के आगे बढ़ाना है और ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी चीज़ को। एक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए। मैं साइंटिफिक एंगल से जो फिजिक्स जानते हैं उनसे बात करूंगा। हमें खड़े रहने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए ना बीच खड़े रहने के लिए। ओवर फ्रिक्शन जो है जला देती है। आज की डेट में कुछ बेवकूफ़ लोग, मंदबुद्धि लोग ओवर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं व्यवस्था में, और उससे खतरा क्या है, जलाने के लिए आगे रख दिए यूथ। और हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कि अपने यूथ को हम जलने नहीं देंगे इनके हाथों से। हमारे पास ताकत है बोलने की, बोलते रहेंगे। जो सुनेगा, जो शेयर करेगा, उसकी मर्जी है। हमारे चैनल ही डाउन कर दिए गए, हम वो भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हम रोज शाम को बैठते हैं, रोज जो क्लैरिटी होती है बात करते हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शन दी जा रही है ना भारत के अगेंस्ट, भारत के थॉट के अगेंस्ट, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए सबको कोशिश करनी है, पेरेंट्स को कोशिश करनी है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव बात नहीं करनी, और किसी एक टारगेट को लेके इतना एम्बिशियस नहीं हो जाना है कि कोई भी बच्चा आपको अपने ही खिलाफ इतना, मतलब कि मोहित हो जाना, सम्मोहन हो जाना, जादू हो जाना हमारे पे कि यही है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक प्रोसेस है, आप मेहनत करो, बढ़ते रहो, आप कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। लेकिन जिन्होंने ये सेंट्रलाइज किया वो थॉट भी गलत थे, जो इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो चैनल सक्सेसफुल बच्चों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो भी गलत है। डोंट गो इन एनी रेस। हर बच्चा, हर एक यूथ भारत का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी में हर एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है, सैनिक से लेके ब्रिगेडियर से लेके जनरल तक। प्रोसेस है, हर बंदा अपनी जगह खुश होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और जो अलार्मिंग सिचुएशन भारत में आज बनी हुई है, इसके ऊपर पेरेंट्स को खास तौर पे नज़र रखनी है। और जो पेरेंट्स समझते हैं कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो हम जैसे लोगों की गली मोहल्ले में जहाँ पे उनको वाइज लोग मिलते हैं उनकी सपोर्ट लें, और बच्चों को गुमराह होने से बचाएं। देखें वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है। और जो एक लॉबी पूरे भारत को ख़राब करने की कोशिश आज कर रही है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे एजुकेशन में है, उससे बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारी बातचीत के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।